और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सामने अब ईरान का फ्यूचर प्लान आया है। सेना पर अब ईरान खर्च बढ़ाने वाला है। 24 बिलियन यूरो खर्च करने का अनुमान लगाया जा रहा है। नई मिसाइलें, लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। ईरान का रक्षा बजट अभी 9.95 अरब डॉलर है। कच्चे तेल के उत्पादन को ईरान अब बढ़ाने वाला है। तो अब ये तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। हमास हिजबुल्लाह के बीच जंग छिड़ी हुई है और इन सब के बीच बड़ी जानकारी, जहां ईरान ने अपना बजट बढ़ाया है। ईरान का रक्षा बजट अभी तक 9.95 अरब डॉलर है और इस बजट को बढ़ाया जा रहा है। कच्चे तेल के उत्पादन को भी ईरान बढ़ाने वाला है। ईरान का ये फ्यूचर प्लान सामने आया है। सेना पर खर्च बढ़ाने की जो पूरी तैयारियां हैं वो ईरान की तरफ से की जा रही है। तो पूरी तरह से ईरान तैयार है, इजराइल तैयार है। इजराइल के लगातार हमले देखे जा रहे हैं और अब इन सब के बीच अपने रक्षा बजट को ईरान बढ़ाने की तैयारियां कर रहा है। नई मिसाइलें, लड़ाकू जो बम है उन्हें बढ़ाया जाएगा। ईरान का रक्षा बजट अभी की जिक्र करें तो 9.95 अरब डॉलर है। कच्चे तेल के उत्पादन को भी ईरान बढ़ाने वाला है। ईरान का ये फ्यूचर प्लान सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी। और अब इसी पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी अली शाह जी, कि देखिए जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं, इजराइल हमास के बीच जंग चल रहा है, ईरान के बीच अब, और इन सब के बीच ये जो जानकारी सामने आई है कि ईरान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया, यानी कि आगे आने वाले वक्त में ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। इजराइल भी तमाम बातें लगातार कह रहा है और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, हमले हो रहे हैं। आने वाले वक्त में जिस तरह से ईरान की तैयारियां हैं, कितना असर देखने को मिलेगा इस हमले को देखते हुए, क्योंकि इजराइल की भी पूरी तैयारी। जी, तैयारी दोनों तरफ से पूरी है और आग बराबर की लगी हुई है दोनों तरफ से। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ईरान दोबारा कह रहा है कि अगर इजराइल ने पलट के वार किया तो हम ऐसा इनका सबक सिखाएंगे। ये जो दिखा गया था अभी 180 जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, वो एक ट्रेलर था। अगला हमला और भीषण होगा। इजराइल तैयारी में है। हम अब वो पहले हमला करने वाले थे इजराइल, फिर कुछ कागज इनका प्लान लीक हो गया था। हालांकि हो सकता है कि 5 नवंबर जब अमेरिकन इलेक्शंस की वजह से लीक कर गया हो, वजह कुछ भी हो सकती है। फिर उन्होंने अपना प्लान स्टॉल कर दिया इजराइल ने ईरान पे हमला करने का। ये तो पूरी 16 तारीख को पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी थी। अब देखिए, ईरान ने अपना रक्षा बजट और बढ़ा दिया है। ये होना था, ये नॉर्मल कॉमन बात है एक्चुअली। देखिए, जब भी हम जंग में होते हैं तो कोई भी हो मुल्क, तो पूरा फोकस उस टाइम पे जंग पे होएगा कि भाई हम गोला बारूद असरा कहाँ से मिलेगा, हथियार लड़ने के लिए कहाँ से मिलेंगे, बजाय के बाकी जगहों पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ताकि सब कुछ समझ लें, हमारे घर के अंदर एक खर्चा होता है, बजट होता है कि हम छुट्टी पे यहाँ जाएंगे, वो ये करेंगे, ये। तो जब प्रायोरिटी के हिसाब से, अभी प्रायोरिटी घर की क्या है, अभी हमको ये लेना है, तो हम पूरा वहां पे बजट यहाँ से काट के यहाँ बढ़ाएंगे। बस ठीक उसी तरीके से ईरान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। और लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि ये दोनों तरफ से, इजराइल भी इनको, क्योंकि प्रेसिडेंट पेशकिन हमला करने के खिलाफ में थे। वो 2-3 महीने की पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब अयतुल्ला अली ख़ुमैनी ने बोला हम इजराइल पे हमला करेंगे, तो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो आए थे उन्होंने बोला अगर हमला करती है ईरान तो इसमें ईरान का भी काफी हद तक नुकसान होगा, तो हम हमला नहीं करेंगे अभी। तो नहीं, हमला करते 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 कर ही दिया खैर से ईरान ने हमला। अब ईरान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया और एक मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि हमने अपना रक्षा का बजट बढ़ा दिया है। अगर हमारे पे कुछ होता है तो हमारे पास ये है, हम जवाबी कार्रवाई इस तरीके से करेंगे। तो एक ही तीर से कई सारे निशाने लगा रही है ईरान, यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसे मैसेज के भी तौर पर देख सकते हैं मेजर साहब, कि जिस तरह से इजराइल लगातार हमले भी करता आ रहा है हमास को लेकर के कहें, और ऐसे में जब रक्षा बजट की जो पूरी जानकारी सामने आई, फ्यूचर प्लान जो है जो ईरान का सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं कि आप भी डरिए इस तरह की जानकारी कि भाई सिर्फ हम ही घबराने वाले नहीं है इजराइल को, ये पूरा मैसेज यानी साफ तौर पर समझे।
बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल। तो ये एक ही तीर से ये कई सारे निशाने लगा रहे हैं। एक तो अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इसके अलावा तो कई सारे एक ही तीर से कई सारे निशाने लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान ये चाहता है बेसिकली जो स्टेटस सऊदी है गल्फ के अंदर मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में, चाहता है कि वो वहां का सदर बन जाए एक तरीके से, लोग उनकी तरफ वो सुपर पावर की तरह देखें, क्योंकि 1979 से पहले जब शाह ऑफ ईरान थे, ईरान के अंदर अयतुल्लाह खमेनी की गवर्नमेंट 1979 के बाद आई, तो शाह ऑफ ईरान और अमेरिका के रिश्ते बड़े अच्छे थे, एक्चुअली सब कुछ ठीक चला था। अयतुल्लाह अली खमेनी के बाद कट्टरपंथी आने लगी ईरान के अंदर, और फिर रिश्ते अमेरिका से, वेस्टर्न पावर से बिगड़ते गए। तो ईरान वापस अपना वो रीगेन लॉस्ट ग्लोरी रिगेन करना चाहता है, कि मगर कट्टरपंथी से मैं नहीं मानता, कट्टरपंथी से कहीं पे भी कोई कहीं पे पहुंच पाएगा। कट्टरपंथी से खुद का नुकसान होता है अल्टीमेटली, ये ऐसा मैं देखता हूँ जी। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। निपुण जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से अब हमने ये भी देखा, इजराइल और हिजबुल्लाह पर हम आते हैं। इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह से जुड़े जो बैंक हैं उन्हें अब निशाना बनाना शुरू किया है, क्योंकि यहां से ही ऐसी तमाम जानकारी सामने आई थी कि यहीं से इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता था, और यहीं से जो लड़ाके हुआ करते थे हिजबुल्लाह के, उन्हें वेतन दिया जाता था। और अब इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं जो उनका बजट है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कितना असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा जिस तरह से इजराइल के इन बैंक्स पर हमले हैं? बैंक पर ही नहीं, उनकी हिजबुल्लाह की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं इजराइल ने टारगेट किया। पिछले दिनों एक खबर उन्होंने रिलीज ये खबर की कि था क्या कि वहां पर जो हिजबुल्लाह का सोना है, गोल्ड है, उन्होंने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि इस लोकेशन पे क्या है, हिजबुल्लाह का गोल्ड रखा हुआ है, आप जाइए और वहां से लूट लीजिए। ये जनता को मैसेज देना ताकि वो गोल्ड वहां से चुरा लिया जाए या अफरा तफरी का माहौल हो। इजराइल की कोशिश ये भी है कि एक क्योस की स्थिति लेबनान बना दी जाए ताकि जो जनता है वहां पर क्या हो जाए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यानी कि जो आपका हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह का जो पूरा सिस्टम उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो भी क्या कहता लॉन्च किया था कि हम जो है लेबनान के अगेंस्ट नहीं है, वी आर अगेंस्ट ऑफ द हिजबुल्लाह। हम हिजबुल्लाह आप खुद खड़े हो जाए तो दो बातें। तीसरा हम देखें कि जिस प्रकार से उन्होंने जो हिजबुल्लाह के लीडर्स को टारगेट किया, चाहे वो हसन नसरुल्लाह की बात हो, उसके बाद भी आप देखें तो लगातार जो 3-4 बनने वाले थे उन सबको उन्होंने टारगेट किया। अभी तक ये लिए नहीं हो पा रहा कि हिजबुल्लाह का लीडर अगला कौन होगा, कैसे होगा। पूरी जो एक चैन होती थी, बनाई जाती थी, वो अब चैन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप नाम नहीं बता सकते कि टॉप इस समय कमांडर कौन है हिजबुल्लाह के, आप 2-3 के नाम बता नहीं पाएंगे। तो एक फियर क्रिएट करना, ये सब इजराइल की क्या थी, स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी। अब बात एक ये भी है कि ईरान, देखिए इजराइल ये बात जानता है कि हिजबुल्लाह जो लड़ रहा है उसके लड़ने की वजह क्या है, ईरान है, और ईरान के साथ साथ आपका रशिया और चाइना है। रशिया को अगर सपोर्ट ना मिले, रशिया का सपोर्ट ना मिले हिजबुल्लाह को, तो नहीं लड़ पाएगा। देखिए आपको याद होगा सीरिया के अंदर एक एयर बेस है रशिया का, और उसके पास भी वेपन स्टोरेज है। वहां भी क्या था कि इजराइल के द्वारा टारगेट किया गया, इजराइल के द्वारा उस वेपन स्टोरेज को डिस्ट्रॉय किया गया ड्रोन हमले के द्वारा। और आप देख जो अटैक इसलिए किया गया था, इजराइल कहना ये था कि यहां से हिजबुल्लाह को मिसाइल सप्लाई कर रहा था ईरान भी और रशिया भी। तो जिस पर रशिया भी ओपनली इस वॉर में सामने आ गया है, तो निश्चित रूप से इजराइल के लिए एक विषय तो बनता है कि हम किस प्रकार करें, हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय करें। लेकिन अभी बात ये हो रही है, नई बात, कि ईरान के साथ देखिए अभी जैसे मेजर साहब बता रहे थे कि ईरान जो है एक बजट अपना इंक्रीज कर रहा है, बजट को बढ़ाने की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए बजट बढ़ाना दो बातें इंडिकेट करता है। पहला इंडिकेट ये करता है कि ईरान की फौजी ताकत जो है कमजोर है इजराइल के मुकाबले, तभी उन्होंने बढ़ाने की बात की। इजराइल पहले से प्रिपेयर है, ईरान प्रिपेयर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बजट बढ़ाएंगे तो बजट बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अभी एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर उनकी जो फौजी ताकत है वो इंक्रीज हो जाएगी। उन्हें कई साल लगेंगे। बजट बढ़ेगा इस बार, फिर अगली बार, कई साल तो बढ़ाना पड़ेगा, वेपन खरीदना पड़ेगा। कोई वेपन खरीदना बहुत इजी डील नहीं होती। हमको भी राफेल खरीदने में कई साल लग गए थे। हम भी देखते हैं जो हमारी डील होती है, चाहे किसी भी वेपन को लेकर हो, किसी चीज को लेकर हो, कई साल लग जाते हैं। अभी बात जो फिलहाल हो रही है कि इजराइल जो है ईरान पर 1 अक्टूबर के अटैक के बाद अटैक करेगा या नहीं करेगा। ये ईरान के ही अधिकारियों का कहना यह है कि हमें खमनेई साहब ने निर्देश ये दिया है कि आप प्रिपेयर रहे,
इसराइल अटैक करेगा। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, 4 अधिकारी ईरान के बता रहे थे, उसमें मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका कहना ये था कि खamenei साहब ने हमको साफ निर्देश दिया है कि अगर इसराइल का हमला हमारे केवल और केवल डिफेंस, जो हमारे सैन्य ठिकाने वगैरह जो हैं उन तक अटैक रहता है और ज्यादा हानि नहीं होती, लॉस नहीं होती है, तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे इसराइल को। लेकिन अगर व्यापक मात्रा में अगर क्या होता है हमारे लोग मारे जाते हैं, व्यापक संख्या में मारे जाते हैं, तो हमने 1000 मिसाइल तैयार किए हुए हैं, जिसको हम क्या करेंगे, बरसात कर देंगे किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। यानी कि इसके अंदर ये बात निश्चित है कि ईरान की इस प्रकार की स्ट्रेटजी होना, तैयार होना, इसका मीन ये है कि इसराइल अटैक जरूर करेगा। और रही बात वो लीकेज होने की, जो लीकेज की बात, मैं इसमें 2 बातें मानता हूं। एक तो ये कि वाकई मिस्टेक भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, लीकेज हो भी सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लीकेज का एक, कहते हैं ना कि जो एक हम लोग बोलते हैं, इसको एक स्ट्रेटजी कह लीजिए, डिप्लोमेसी कह लीजिए, या इसको सिंपल भाषा में कहूं तो एक रणनीति का हिस्सा, कि हम ये बहाना लगाएं कि अक्टूबर के अटैक के बाद में अब तक इसराइल ने अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि प्लान तो था लेकिन लीक कर दिया गया। एक्चुअली है क्या कि इसराइल खुद क्या कर रहा है, वेट कर रहा है सही समय का। और सही समय का वेट क्या कर रहा है, अभी आपने सुना होगा हिजबुल्लाह ने ड्रोन भेजा और जो बेंजामिन नेतन्याहू के घर को टारगेट उसने किया। वो तो तब की बात थी कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार जो था घर पे नहीं था। लेकिन अगर उस प्रकार का, इसके अंदर ये कलई क्या खुलती है, कलई ये खुलती है 7 अक्टूबर के अटैक के बाद भी, 1 अक्टूबर के अटैक के बाद भी, और अब इस अटैक के बाद कलई ये खुल रही है कि इसराइल जिस डिफेंस सिस्टम की बात करता है, एयर डिफेंस सिस्टम की बात करता है, वो बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल की कोशिश ये है कि ईरान पर हमला करने से पहले हम अपना पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कर लें, पूरा मजबूत कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें। चाहे हम बात करें आपका थार जो मिसाइल सिस्टम है, उसके अलावा अमेरिका से और भी मिसाइल सिस्टम, वहां वो सब कुछ क्या है, वहां पर सब पोस्ट किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। निपुण जी, जिस तरह से आपने तमाम बातें कही कि जो पूरा सिस्टम है उसे और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। मेजर साहब, आपका ही रुख करूंगी इसको लेकर के कि देखिए जिस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी मेकिंग हो रही है इसराइल की तरफ से भी, और दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, अपना जो रक्षा बजट है वो बढ़ा रहा है, लेकिन स्टेटमेंट्स चाहे तमाम बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमले की बात कही जा रही है वो अभी तक, वो एग्जीक्यूशन अभी तक इसराइल की तरफ से बेहतरीन तरीके से नहीं देखा गया, जिसकी उनके जो तमाम जो लोग हैं वो लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से एक ये सवाल ये भी है कि जब अपना रक्षा बजट ईरान बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ईरान की इकोनॉमी पर आने वाले वक्त में कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जंग को लेकर के रक्षा बजट बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से अभी निपुण जी जिक्र कर रहे थे कि ये एक ही बार में ये पूरा बजट नहीं बढ़ा दिया जाएगा कि एक ही बार में हमने सारे वेपन्स खरीद लिए, सारी चीजें खरीद ली। जी बिल्कुल। देखिए, जब रक्षा बजट, मैंने सही कहा कि यानी कि ईरान की कैपेबिलिटी अभी इसराइल से कम है, तो उसने रक्षा बजट बढ़ा दिया है टू कम एट पार, और जो और ताकतें बढ़ाने के लिए अपनी, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसराइल ने अभी हाल ही में कंफर्म भी करा है कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले जो हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे, जो बल्कि ट्यूसडे को अनाउंसमेंट करी थी ये जो हाशिम सैफुद्दीन, जाके उस टाइम भी माना जा रहा था कि इसको मार दिया है, हाई रैंकिंग हिजबुल्लाह का ऑफिशियल है, और ये सक्सेसर थे, ऐसा कहा जा रहा था, हसन नसरुल्लाह के। तो एयर स्ट्राइक में बेरूट के बाहर 3 हफ्ते पहले इनको मार दिया था। ये कंफर्म 100% इजराइल आर्मी ने बताया। इसके साथ साथ ये बताया कि जो हिजबुल्लाह के जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है, उसको भी वो हेड ऑफ हिजबुल्लाह और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अली हुसैन हजीमा, उसका भी खात्मे का कंफर्म किया है। और भी अन्य हिजबुल्लाह के कमांडर को इसमें बताया था। तो वो ये एक लेबनी, नेतन्याहू ने पहले कहा था कि जो मिलिट्री है उसने सैफुद्दीन को मार दिया था। तो इसके बारे में बहुत वो था कि भाई मारा है नहीं मारा है, क्या वो अगला चीफ होना था हिजबुल्लाह का, नहीं होता। तो ऐसी खबरें भी आ रही है एट द सेम टाइम। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को मैं मानूंगा ज्यादा पावरफुल, बजाय के असला गोला, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है उसी पे ही तो हम अमल करते हैं, कार्रवाई उसी पे ही तो हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने हथियार। तो इसको मैं देख रहा हूँ कि जब ईरान अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है, उसको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी अपने अलग बजट पे, वहां पे भी उनको कमी आएगी। तो अब इसमें
क्योंकि ईरान इज अंडर थ्रेट, ईरान इज ऑल्सो इशूइंग थ्रेट। तो देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। अगर किसी को हमला करना है तो कर दो, आप अपना सीना चौड़ा करके आस्तीन ऊपर करोगे, मैं मारूंगा 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 ये करते रहोगे तो नहीं, हमला ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि पूरी एनर्जी आपकी धमकी देने में जा रही है। तो जिसको अगर हमला करना होता है वो हमला कर देता है, बिल्कुल। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि एट द मोमेंट, अभी फिलहाल दोनों तरफ से पार्टी अपने अपने मसल्स फ्लेक्स कर रही हैं, दमखम दिखा रही है, एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अच्छा हम भी कोई कम नहीं है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, कोई एक पार्टी अगर धमकियां दे रही है वो करके दिखाए ऑन ग्राउंड, तब मानेंगे। हाँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरा माहौल सेट करने की भी कोशिश की जा रही है। निपुण जी, आपका रुख करूंगी कि एक सीएसआई की जो रिपोर्ट है वो दावा करती है कि हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे भारी जो हथियारों से लैस संगठन कहीं ना कहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने देखा कि इजराइल के लगातार हमले होते रहे और जो तमाम जो हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स हैं उनके मारे जाने की भी पुष्टि लगातार आईडीएफ करती रही है, और ऐसे में जिस तरह से ये संगठन और यहाँ के जो वेपन्स है वो भी नष्ट करने की जो पूरी कवायद है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। आने वाले वक्त में जिस तरह से तमाम तरीके से दावे भी हम देखते रहे हैं हिजबुल्लाह के भी तरफ से, हिजबुल्लाह के जो और भी कमांडर्स हैं उनकी तरफ से, लेकिन कितना असर और भी आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, और अब इन सब के बीच ईरान और इजराइल के बीच अब ठन चुकी है। देखिए, नो डाउट हिजबुल्लाह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संगठन है, और अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में, आज की डेट में बात करें तो आईएस वगैरह जिस तरह के संगठन थे, अलकायदा है, तालिबान है, उन सब के मुकाबले हिजबुल्लाह को एक काफी स्ट्रॉन्ग संगठन माना जाता है। उसकी बहुत सारी वजह है कि ईरान का तो सपोर्ट है ही, लेकिन हिजबुल्लाह को साथ में आपका रशिया जैसे कंट्री का अगर सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन बन जाती है। और जिस प्रकार रशिया खुलकर हिजबुल्लाह के लिए बोलना स्टार्ट किया है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ पहले इनकी स्टेट पॉलिसी थी कि नॉन स्टेट एक्टर से ये बहुत ओपनली बात नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या है कि रशिया चीन भी ओपनली बात करने लगे हैं। अभी हमने देखा कुछ समय पहले कि चीन के अंदर हमास को बुलाया गया, इसके अलावा आपका अल फतह को बुलाया गया, हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स को बुलाया गया, इनके साथ बैठकर चीन के अधिकारियों ने मीटिंग की। तो ये जो चीजें हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर को पूरा सपोर्ट जो है आपका इन कंट्रीज के द्वारा मिल रहा है, और यही एक ताकत की वजह बनती है। अब रही बात, मैं आपको बता रहा था कि देखिए मामला यही होगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपका हिजबुल्लाह की हम बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, हूतीस की बात कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, ईरान ने ये तक बात बोली, आपने अगर सुना हो, ईरान के अधिकारियों ने ये तक बोला है कि अगर हिजबुल्लाह कमजोर होता है तो इसका मतलब ये होगा कि सीरिया में और इराक के अंदर आईएस अलकायदा जैसे संगठन दोबारा से सिर उठाएंगे, और ये स्थिति जो है बिल्कुल भी पूरे वेस्ट एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी नहीं होगी। ये पूरा क्योस का एनवायरनमेंट हमें बन जाएगा। तो ईरान ने ये भी चेताने का प्रयास किया, और ये चेताने का प्रयास किसको किया है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो शिया फंडामेंटलिस्ट का संगठन है, जबकि आईएस और अलकायदा की जब बात करते हैं ये सुन्नी फंडामेंटलिस्ट का संगठन है। और जैसे आईएस का नाम लेते हैं, आपका नाम लेते हैं, अलकायदा का नाम लेते हैं, तो इनका नाम लेते ही यूरोप और अमेरिका के अंदर लोगों के अंदर बेचैनी क्रिएट होती है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कभी यूरोप पर ज्यादा बड़े हमले नहीं किए। छोटा मोटा अगर हम कोई बात है वो बात छोड़ देते हैं, हिजबुल्लाह का मेन टारगेट हमेशा इजराइल ही रहा। लेकिन अलकायदा की बात करते हैं, आईएस की बात करते हैं, तो इनका टारगेट जो रहे हमेशा कौन रहे, आपके यूरोप भी रहा। तो ये जो ईरान बातें कर रहा है, तो ईरान भी अपनी डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, और इजराइल भी अपने डिप्लोमेटिक तरीके से प्रयास कर रहा है कि इस वॉर को वो जीते। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि इजराइल जो है ईरान पर अटैक नहीं करे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल जो वेट कर रहा था, वेट तीन बातों, मुझे तीन कारण लगते हैं। पहला, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, दूसरा कि आसपास से सैनिटाइज कर देना, ताकि ये स्थिति ना हो कि हम ईरान पर अटैक करें, और ईरान जब कार्रवाई करे तो ईरान की कार्रवाई जो होगी वो चौतरफा होगी, हमस से भी कार्रवाई होगी, हिजबुल्लाह से भी कार्रवाई होगी, हुती से भी कार्रवाई होगी, सीरिया इराक में जो प्रॉक्सीज हैं जो ईरान के हैं उनकी ओर से भी कार्रवाई, ऊपर से ईरान भी कार्रवाई करेगा। तो मुझे लगता है कि इजराइल जो है ये प्रिपेयर कर रहा था कि मुझे बॉर्डर से क्या चुनौती ना मिले। और तीसरा बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि इजराइल का वेट करने का जो रीजन था, उसके वेट करने का कारण था कि हम ईरान के अंदर एक क्योस क्रिएट करें, वहां पर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें
ताकि वहां पर कूप हो जाए और परिवर्तन हो जाए, तो उसके बाद हम वहां पर हमला करें। तो मुझे ये बात मैं निश्चित मान के चलता हूं कि इजराइल का जो नेचर है वो एक हार्ड पावर नेचर, हम इसको इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा में बोलते हैं हार्ड पावर नेचर। और जो हार्ड पावर नेचर वाला कंट्री होता है वो अटैक निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि इजराइल 7 अक्टूबर से लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल का गोल यही है कि हमारी सुरक्षा को क्या है, चिंता है। और मैं मानता हूं कि हिजबुल्लाह के द्वारा जो बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर अटैक किया गया, ये अटैक इजराइल के लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है। आप देखें, जहां पहले इजराइल के अंदर जब हमस में कार्रवाई कर रहा था, यानी कि गाजा में कार्रवाई कर रहा था, तो इजराइल के अंदर भी लोग बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। लेकिन मैं देखता पिछले 1-2 महीने से आप देखेंगे, और खास तौर से जब उनके घर पर अटैक हुआ है, तो पूरा इजराइल क्या है, आपको यूनाइट दिखाई देगा। निश्चित तौर पर जो पूरी जिस तरह से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, मेजर साहब आपका ही रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, और अभी अभी निपुण जी जिक्र भी इन बातों का कर रहे थे कि पूरी तरह से इजराइल तैयार है और ईरान पर हमला करने के पहले वो 3 फ्रंट पर पूरी तरह से और मजबूत होना चाहता है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा एक्टिव करना चाहता है और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। लेकिन सभी तरफ से अब इजराइल को देखा जा रहा है कि चारों तरफ से वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो अब ऐसे में आने वाले वक्त में अपना और कौन सा फ्रंट खोलने की तैयारी इजराइल कर रहा है, इसका भी जिक्र कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के जो मंत्री है वो तमाम तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पहले जिस तरह से ईरान ने हमला किया और अब इजराइल किसी भी तरह से चुप रहने वाला नहीं है। योव गैलेंट के तमाम तरह के स्टेटमेंट्स लगातार सामने आए। जी देखिए, आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है। इजराइल एक छोटा सा मुल्क, जो हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया था, उन्होंने तड़पा तड़पा के एक गैस चेम्बर में कंसंट्रेशन कैंप में डाल के इनको मारा था, एक खात्मा करने की कोशिश की थी, जेनोसाइड हुआ था बदकिस्मती से, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हिटलर ने ऐसा किया और यहूदियों की संख्या कम होने लगी थी। वही छोटे संख्या वाले यहूदी एक मुल्क में आके बसे, छोटे से, और इतनी बड़ी ताकत बन गई कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में तो उनका कोई तोड़ है ही नहीं कहीं पे दुनिया में। अब आप देखिए, जब जंग होता है तो मैं मानता हूं कि कोलैटरल डैमेज होता है बदकिस्मती से, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होता थोड़ा बहुत होता है। लेकिन 42,600 से ऊपर ज्यादा उसको मैं कोलैटरल डैमेज पहली बात तो नहीं मानता हूं। वो मैं कहता हूं कि भाई वो सरासर अन्याय है, गुनाह है, और वो एक क्राइम है। आप इतने सिविलियंस की आप खात्मा कर दें। अब एक और मैं आपको बताऊं कि यूएन की गाड़ियों पे इजरायली शेलिंग हुई थी, यूएन की गाड़ियों के ऊपर क्लियरली लिखा होता यूएन। अभी हाल ही में खबर आई है कि जो एक इजराइल हिजबुल्लाह का वॉर अपडेट जो करते हैं, उनके एक ब्रॉडकास्टर है अल मयदीन, उसने कहा कि कैमरामैन उनका मारा गया है इजरायली स्ट्राइक्स में। अल मयदीन असल में एक प्रो ईरानियन ब्रॉडकास्टर है। इन्होंने कहा था कि फ्राइडे को के अर्ली आवर्स में एक इजरायली एयर स्ट्राइक हुई थी हसबया में और सदर्न लेबनान के अंदर, जिसमें उनका एक कैमरामैन मारा गया था। अब लेबनान की जो स्टेट न्यूज एजेंसीज हैं कहा कि कम से कम 3 जर्नलिस्ट मारे गए हैं स्ट्राइक के अंदर, और उन्हें टारगेट किया था एक मीडिया पर्सनैलिटी रेजिडेंस। मैं नहीं मानता कि इजराइल ने टारगेट जानबूझ के मीडिया पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में बताया ना कुछ टाइम पहले कि बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो टारगेट नहीं करेगा मीडिया पर्सनैलिटी को या सिविलियन को। ये मैं नहीं मानता कि ये टारगेट वहीं पे क्या होगा। तौर पर मिर्जा साहब, हर फ्रंट पर सभी तैयार है, चाहे इजराइल हो, हमास हो, और अब ईरान भी जिस तरह से तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की तैयारी और अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। निपुण जी, आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से ईरान अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है, पूरी तरह से एयर, जिस तरह से हमने ये भी देखा कि इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वही दूसरी तरफ और अब ईरान अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है ताकि और ज्यादा मजबूती से और ज्यादा बेहतरीन तरीके से इजराइल का वो सामना कर सके। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन जो पूरी तैयारियां योव गैलेंट के जिस तरह से बयान सामने आए वो भी हमने देखा। आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से देखा जा रहा है किस तरह से ये युद्ध और विश्व स्तर पर और कितना ज्यादा असर दिखाएगा, ये तो वक्त बताएगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।